कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थीं। यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी लगातार 2 बार वाराणसी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। वाराणसी लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। अमर उजाला की खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज हम इसी वाराणसी सीट की बात करेंगे। कभी कांग्रेस का गढ़ रही यह सीट लंबे समय से भाजपा के पास है। वाराणसी सीट का सियासी समीकरण क्या है, इस सीट का इतिहास क्या कहता है, अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें यहाँ कब क्या हुआ, कैसे वाराणसी कांग्रेस के गढ़ से भाजपा के गढ़ में बदल गई, कभी लेफ्ट का जहां राज था वो अब राइट में परिवर्तित कैसे हो गया, कैसे राइट ने यहां दस्तक दी। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। वाराणसी सीट के सियासी समीकरण की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा वाराणसी के बारे में भी जान लेते हैं। पौराणिक रूप से वाराणसी संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में इसकी गिनती होती है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। वाराणसी की संस्कृति का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत की संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र रहा है। वापस वाराणसी लोकसभा सीट के सियासी इतिहास की ओर लौटते हैं। साल 1957 ये वो वर्ष है जब पहली बार वाराणसी नाम से लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इसके पहले हालांकि 1951-52 में चुनाव हुए थे, तब ये जो इलाका था वहाँ पर बनारस, जो कि वाराणसी का ही एक नाम है, बनारस के नाम से 3 सीटें हुआ करती थी। बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम और बनारस मध्य। ये तीनों सीटें पहले लोकसभा में थी, लेकिन जब फिर से रिस्ट्रक्चर हुआ सभी लोकसभा सीटों का तो 1957 में वाराणसी सीट अस्तित्व में आई। यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ वहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की तरफ से रघुनाथ सिंह वो जीते थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार शिव मंगल राम को 71,926 वोट से हराया था। 62 में एक बार फिर रघुनाथ सिंह जीतने में सफल रहे। इस बार उन्होंने जनसंघ के उम्मीदवार रघुवीर को 45,907 वोटों से हराया। 1967 का लोकसभा चुनाव वो पहला लोकसभा चुनाव था जब वाराणसी सीट पर कोई गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जीता, और वो जीत मिली थी लेफ्ट की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कभी ये लेफ्ट का भी गढ़ था जो कि राइट में परिवर्तित हुआ। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे SN सिंह। उन्होंने कांग्रेस के R सिंह को 18,167 मतों से हरा दिया था। हालांकि 1971 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। ये वही दौर था जब इंदिरा गांधी देश की बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में पहचान बना चुकी थीं और इसके बाद देश ने आपातकाल का भी दौर देखा था। ये जो चुनाव था 1971 का, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरे जाने माने शिक्षाविद राजाराम शास्त्री ने जीत दर्ज की थी। शास्त्री ने भारतीय जनसंघ के कमला प्रसाद सिंह को 52,941 वोट से हराया था। आपातकाल की हम बात कर रहे थे। आपातकाल के बाद चूंकि 71 में चुनाव हुआ, अगर आम तौर पर चुनाव होता तो 77 की जगह 76 में चुनाव होता, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हुआ वो 77 में हुआ। वो आपातकाल वो वजह थी जिस वजह से ये 6 साल का हमें जो गैप दिखता है वो गैप दिखाई दिया। 77 में जो चुनाव हुए, जनता लहर थी, कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, और हार जिन जगहों पर मिली वो एक जगह वाराणसी भी थी। वाराणसी सीट पर कांग्रेस के राजाराम को भारतीय लोकदल के चंद्रशेखर ने 1,71,854 वोटों से हराया। एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन महज 3 साल के बाद कांग्रेस ने फिर से वापसी की। 1980 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ फिर जीती, और इस बार जो जीत दर्ज की थी वो एक बेहद कद्दावर नेता ने जीत दर्ज की थी। वो नेता थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी देश के रेल मंत्री भी रहे हैं। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि वाराणसी सीट पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कोई वीआईपी नहीं था। एक बहुत बड़े चेहरे की बात हम कर रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी ने यहाँ पर फिर से वापसी कराई थी कांग्रेस की। उन्होंने जनता पार्टी सेक्युलर के प्रत्याशी राजनारायण को 24,735 वोटों से हराया था। 1984 ये वो दौर जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर बैठकर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करती है और देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो सरकार बनती है उस दौर में बहुत बड़ी जीत, 400 से ज़्यादा सीटें जीतती है कांग्रेस। और वो सीट जो कि वाराणसी सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस को एक बार फिर से जीत मिलती है। इस बार जो चेहरा बनते हैं वो होते हैं श्यामलाल यादव। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी उदल को 94,430 वोटों से हराया। एक बहुत ही साधारण छवि के नेता माने जाते थे उदल, बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन चुनावी राजनीति में जो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, वहाँ पर शायद उस तरह से सफल नहीं हो पाए और वहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली। 1989 में एक बार फिर कांग्रेस को यह सीट उसके हाथ से निकल गई। जनता दल के अनिल शास्त्री ने कांग्रेस के श्यामलाल यादव, जो कि 84 में जीते थे, उनको 1,71,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। अब बात करते हैं 1989 के बाद का दौर। ये वो दौर है जब भाजपा ने वाराणसी सीट पर दस्तक दी थी, यानी वो गढ़ जो कांग्रेस का था, वो जगह जहां लेफ्ट की हनक थी, वहां पर राइट ने दस्तक दी 1991 में। 1991 का वो चुनाव जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत दर्ज करने में सफल होती है। भाजपा के शीश चंद्र दीक्षित माकपा के राजकिशोर को 40,439 मतों से हरा देते हैं। इस तरह से देखिए कि एक दौर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री कर ली। 91 के बाद 1996 हुआ। शंकर प्रसाद जायसवाल भाजपा के उम्मीदवार, एक बार फिर माकपा के राजकिशोर को हार मिलती है। शंकर प्रसाद जायसवाल 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहां पर जीत दर्ज करते हैं। 1998 में एक बार फिर शंकर प्रसाद जायसवाल फिर से जीतते हैं, लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जीत का जो हैट्रिक एक तरह से यहां पर लग जाती है। 1,51,000 से ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। इस बार उन्होंने दीनानाथ यादव को, मकपा के उम्मीदवार थे वो, उन्हें हराया था। मतलब जीत का जो अंतर था वो भी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 1999 की जब बात आती है तो शंकर प्रसाद जायसवाल की जीत की हैट्रिक लगती है। इस बार वो कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्र को 52,859 वोटों से हरा देते हैं। लेकिन ये वो दौर था जहां पर कांग्रेस लगातार हार रही थी। लगभग पूरे प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस को हार मिलती थी। लेकिन जब आप 90 के बाद के दौर में देखते हैं तो कुछ एक सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने बीच में वापसी भी की। उनमें से एक सीट वाराणसी भी है और ये साल था 2004 जहां पर कांग्रेस को वापसी कराई थी राजेश कुमार मिश्रा ने ही, जो 1999 में पिछले चुनाव में हार चुके थे। राजेश कुमार मिश्रा को इस बार जीत मिलती है और वो हराते किसे हैं? शंकर प्रसाद जायसवाल को ही हराते हैं, जिनसे वो हारे थे पिछली बार। इस बार राजेश कुमार मिश्रा की जीत का जो अंतर होता है वो 57,000 से ज़्यादा वोटों का होता है। बीजेपी को ये एक झटका 1991 के बाद एकमात्र झटका यहाँ पर लगा। लेकिन जब 2009 आता है तो एक बार फिर बीजेपी यहाँ वापसी करती है। लेकिन वापसी कराता कौन है? एक बहुत बड़ा चेहरा, पार्टी का जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जो केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री रहा, वो हम बात कर रहे हैं मुरली मनोहर जोशी की। मुरली मनोहर जोशी जो कि लगातार इलाहाबाद से जीतते थे, लेकिन उनको 2004 में हार मिलती है इलाहाबाद में और वो 2009 में पहुंचते हैं वाराणसी। वहां पर वाराणसी में उनके सामने होते हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिन्हें बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। बहुत चर्चित सीट होती है 2009 की है, लेकिन इस सीट पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जीत दर्ज कर लेते हैं। हालांकि जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। मुरली मनोहर जोशी को जो जीत मिलती है वो जीत महज 17,211 वोटों की होती है। यानी भाजपा ने वापसी तो जरूर कर ली, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की हो। जो जीत बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख तक पहुंच चुकी थी, इस बार वो जीत महज 17,000 की होती है। 2004 के झटके के बाद 2009 में जीत जरूर जाते हैं बीजेपी, लेकिन अंतर बहुत कम रहता है। अब बात आती है
उस दौर की जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है, वो दौर जब वाराणसी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रतिनिधि चुना 2014। वो समय था जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, वडोदरा से वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, गुजरात के वो मुख्यमंत्री होते हैं और इसके साथ में उनको एक और सीट से उतारा जाता है, वो सीट है वाराणसी। और यहाँ पर वो जब आते हैं तो वो बात फिर से मैं दोहराऊं तो कहते वही है कि उनको तो माँ गंगा ने बुलाया है। वडोदरा के साथ साथ यहाँ पर नामांकन वो करते जरूर हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीट बनती है वो वडोदरा नहीं बल्कि वाराणसी बनती है। कारण बनते हैं अरविंद केजरीवाल, एक वो पार्टी जो एक आंदोलन से आती है, बेहद चर्चित हो जाती है और बनने के चंद महीनों बाद या कहें कि बमुश्किल 1.5 साल के अंदर अंदर एक राज्य में मुख्यमंत्री बन जाते हैं अरविंद केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनके साथ में अजय राय भी मैदान में होते हैं कांग्रेस के टिकट पर। देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी पर जब नतीजे आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री बने, वो यहाँ से 5,81,022 वोट पाते हैं। दूसरे नंबर पर केजरीवाल रहते हैं जिन्हें महज 2,09,238 वोट मिलते हैं। अब देखिए कितना अंतर है, करीब करीब 3 लाख का अंतर, 3,71,784 वोटों से नरेंद्र मोदी को जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी संसद पहुंचते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वडोदरा जिसकी हमने बात की थी कि वडोदरा से भी नामांकन किया था प्रधानमंत्री ने, वहां से भी उनको जीत मिलती है। दोनों जगह मोदी जीतते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो क्षेत्र चुना वो वाराणसी को चुना। वो वाराणसी के प्रतिनिधित्व करते हुए संसद पहुंचते हैं और लगातार दूसरी बार 2019 में भी एक बार फिर वाराणसी से प्रधानमंत्री भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं और यहां से एक बार फिर उन्हें जीत मिलती है। इस बार उनके सामने एक बार फिर से अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी वो तीसरे नंबर पर ही रहते हैं, जबकि सपा की तरफ से शालिनी यादव को उतारा जाता है। सपा और बसपा का यहां पर गठबंधन था। नतीजे जो आते हैं उसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जो जीत थी वो बड़ी हो जाती है। जो शालिनी यादव को वो 4,79,505 मतों के बड़े अंतर से हराते हैं, जो कि पिछली बार 3,71,000 था, वो 1 लाख से भी ज़्यादा वोट और बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को, जो कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको कुल 6,74,664 वोट मिलते हैं, जबकि शालिनी यादव को महज 1,95,159 वोट ही मिल पाते हैं। अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे, जो कि इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और कहा जा रहा है कि शायद इस बार जो चुनाव होंगे उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो शायद अजय राय उनके सामने एक बार फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। उनको 1,52,548 वोट ही मिल पाते हैं, तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। ये सियासत है। देखिए, जो पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी वो इस बार यहाँ शायद चुनाव नहीं लड़ेगी। जो तीसरे नंबर पर थी वो उस पार्टी को, जिसने कि यहाँ पर एक ठीक ठाक वोट शायद पाया था, इस वजह से समर्थन देगी और शायद वो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी। कांग्रेस जो 17 सीटों पर जो समझौता हुआ सपा, उसमें से शायद एक सीट ये भी आपको दिखेगी। अगर देखें तो बतौर प्रधानमंत्री की बात करें या बतौर सांसद की बात करें तो वाराणसी में बहुत कुछ बदला है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। अब लगातार 2 बार यहाँ से जीत दर्जी उन्होंने, लगातार 2 बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ से जीतने के बाद भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार यहाँ से जीतने के बाद शपथ ली थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीत की हैट्रिक यहीं से लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी या किसी और सीट से, पर उम्मीद यही करेगा हर वाराणसी का मतदाता कि एक बार फिर उनको उसी नेता को शायद चुनने का मौका मिले जिसको वो लगातार 2 बार जीता चुके हैं, या हो सकता है कि कुछ और सियासत में तय किया हो। ये तो शायद जब मई में नतीजे आएंगे तब पता चलेगा और जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा तब। लेकिन हम अगली बार एक नई सीट के साथ, उसके सियासी इतिहास के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।